तो लास्ट हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी थी। चारों टाइप के क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि नंबर किस किस तरीके से होता है, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन ईजी तरीके से हो जाए। जैसे अगर हमें सबसे पहले हमें दिया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n। ठीक है, n के बाद जो भी हमें n दिया गया है उसी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं l की। l के बाद हम वैल्यू निकाल सकते हैं m की। ठीक है, और m के बाद आता है s की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ये होती है +½ एंड -½ ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, या तो +½ होगा या -½ होगा। ठीक है, n की वैल्यू हमें गिवन होती है। ठीक है, L की जो रेंज होगी वो होगी 0 to n-1 तक, M की जो रेंज होगी वो होगी -L to +L तक, और S मैंने बताई दिया फिक्स है +½ to -½ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हमको कोई भी वैल्यू दी गई है, 4 हमें n दे दिया, n = 4। अगर n = 4 है तो इसके लिए जो L की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो पॉसिबल वैल्यू होंगी 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब L = 0 के लिए M की जो वैल्यू होगी इनके लिए सबके लिए अलग अलग होंगी। ठीक है, तो बता देते हैं हम यहाँ पर, ये ब्लॉक्स बना देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर M की वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, -L to +L तक लिखा हुआ है। तो L की जो 0 वैल्यू है, इस 0 वैल्यू के लिए M की वैल्यू होगी ओनली 0। ठीक है, M की वैल्यू 1 वाले के लिए -1, 0 और +1 तीन टाइप की, इसके लिए +2, +1, 0, -1, -2। ठीक है, और 3 के लिए +-3 दोनों एक साथ लिख देता हूँ, +-2, +-1 एंड 0 7 टाइप की ये हो गया। ठीक है, एंड S की वैल्यू +½ एंड -½ इस तरीके से हम इजीली वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर सेट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें मार्क करना है। टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो भी करेक्ट है वो हमें मार्क करना है। फर्स्ट है हमारे पास जैसे n = 2, तो L = 1। देखो n = 2 के लिए L की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी है, L की पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड 1, तो 1 ये करेक्ट आ रहा है यहाँ पर। अगर m की वैल्यू L की वैल्यू अगर 1 है तो m क्या हो सकता है, -1, 0 एंड +1 तीन वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, सही है। तो S भी सही है हमारा, +½ दिया हुआ, इसका मतलब ये हमारे पास करेक्ट है। सेकंड देखो, फॉर n = 3 L कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता क्योंकि L स्टार्ट ही 0 से n-1 तक होता है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। थर्ड में देखो, n = 1 तो L = 0 करेक्ट है, लेकिन 0 के लिए m-1 नहीं हो सकता, अभी समझाया था मैंने, और S भी 0 नहीं हो सकता, S हमेशा क्या हो सकता है, तो +½ या -½ तो ये भी रॉन्ग है। n = 2, L = 0, m = 0 यहाँ तक वैल्यूज ये पॉसिबल है, लेकिन S = 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, फिफ्थ में देखो, n = 4, L = 2, ठीक है रेंज में है। L = 2 के बाद m = -1 ये भी रेंज में है क्योंकि -2 से और +2 तक जाता है, और S = +½ मतलब ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट। n = 3, L = 1, लेकिन L = 1 के लिए m कितना हो सकता है, -1, 0 और +1 ये हो सकता है, यहाँ -2 दिया गया है, मतलब ये रॉन्ग है यहाँ पर। n = 4, L = 3, m = 2, S = +½ ये सभी रेंज के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है n = 2, L = 1, m = -2 यहाँ भी रॉन्ग है। देखो ये यहाँ 1 है तो ये होना चाहिए -1, 0 एंड +1, यहाँ -2 दिया हुआ है तो ये रॉन्ग है। ठीक है, और S हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर टोटल कितने रॉन्ग है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से रॉन्ग है, ओनली 3 करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करना है 2D के बारे में। 2D, यहाँ पर जो शेल ऑर्बिट नंबर लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, यही किसको डिनोट कर रहा है, n को। तो n = गिवन है यहाँ पर 2। ठीक है, अब n = 2 के लिए कौन कौन से सबशेल यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, 0 एंड 1, मतलब S और P ही पॉसिबल हो सकते हैं, D यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 2D हमारे पास
करेक्ट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 4f के लिए चेक करते हैं। 4f के लिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास n इक्वल टू 4, तो l इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यू हो सकती हैं, और s p d एंड f, मतलब n इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पर हमारे पास f ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो इसे हम बोल देंगे कि ये पॉसिबल है। 4g के लिए बात करें तो देखो दिखाई दे रहा है 4g में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये मैक्सिमम f तक जा सकता है, 0 1 2 एंड 3, इसके आगे हमारे पास ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो 4g भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। 6d के लिए बात करें, n इक्वल टू 6, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब s p d f g h, यहाँ तक ये पॉसिबल है। तो n इक्वल टू c के लिए d ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल आ रहा है, तो इसका मतलब 6d यहाँ पर पॉसिबल है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, 2d एंड 4g टाइप के ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ए एंगुलर मोमेंटम फॉर d इलेक्ट्रॉन। d इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल एल प्लस 1 h बाय 2 पाई। ठीक है, यहां पर d ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है हमारे पास l इक्वल टू 2, यहां पर हम रख देंगे 2, तो 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6 h बाय 2 पाई, ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पॉसिबल सबशेल फॉर n प्लस 1 n प्लस l इक्वल टू 4। n प्लस l इक्वल टू 4 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, देखते हैं। हमें गिवन है n प्लस l इक्वल टू 4। अब n प्लस l के लिए मैं कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूं, मतलब कौन कौन सी वैल्यू से इनका समीशन 4 आ सकता है, तो हम 4 प्लस 0 रख सकते हैं, 4 प्लस 0 के बाद हम रख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 के बाद हम 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 रख सकते हैं, लेकिन 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 तो होता है, लेकिन n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 2 के लिए कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 0 एंड 1। इसी तरीके से अगर मैं 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 रखने की कोशिश करूंगा, तो n इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इससे आगे वैल्यूज नहीं जा सकती, तो मैक्सिमम हमारे पास कितना जा रहा है, 4 प्लस 0 एंड 3 प्लस 1। तो 4 प्लस 0 कौन सा सबशेल आया हमारे पास, 4 तो बना, ये आया हमारे पास 4s सबशेल, 4s, एंड 3 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, 3 प्लस 1 आएगा 3p। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल आ गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, तो आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। द सम ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ऑप्शंस गिवन है हमें 1 0 3/2 5/2। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो इन्हें, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल हमें पहले क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। क्वांटम नंबर क्या होंगे, तो हाइड्रोजन एटम में टोटल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, 1s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ी हुआ है, 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो 1s1 के लिए n इक्वल टू आया 1, l इक्वल टू आया, s है तो 0। अगर l 0 है तो m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। अगर m की वैल्यू 0 है तो s क्या होगा हमारे पास, प्लस हाफ या माइनस हाफ ही हो सकता है, तो s लिया हमने प्लस हाफ। समीशन प्लस 0
प्लस हाफ, तो टोटल आया हमारे पास 3/2 इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर है। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल। अब ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन जेईई में पूछ लिया गया था कि अफबाउ वर्ड का मतलब क्या होता है, साइंटिस्ट का नाम है या 2-3 मतलब और दिए हुए थे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ड है अफबाउ, ये अफबाउ वर्ड एक जर्मन वर्ड है और इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब जैसे अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, तो सबसे पहले बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक लेवल, एक एक लेवल करके हम ऊपर जाते हैं। इसका मतलब इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल से। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे जाएगा, नीचे जाने का मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद उससे हायर एनर्जी में, उसके बाद उसके हायर एनर्जी में, मतलब एक एक करके लेवल बाय लेवल हमको चलना है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें कहीं भी रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो पहला है हमारे पास, देखो पॉइंट, देखो इसमें आगे, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को हमें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाइड द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले हमें लोअर एनर्जी लेवल में डालना है और जब लोअर एनर्जी लेवल भर जाएगा उसी के बाद हम हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। इस रूल को N+L रूल भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड N+L रूल। अब N+L क्यों बोला जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो लोअर और हायर एनर्जी लेवल के बारे में बोला गया है कि पहले हम लोअर एनर्जी लेवल में डालेंगे, उसी के बाद हम हायर एनर्जी लेवल में डाल सकते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लोअर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल कौन सा है और हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल कौन सा है। तो उसके लिए N+L रूल है। N+L का मतलब जिसके लिए N+L, जो भी हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसके लिए एनर्जी कम होगी, और जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए टोटल वैल्यू भी ज्यादा होगी, एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा इन केस अगर N+L की वैल्यू इक्वल आ जाए दो ऑर्बिटल के केस में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जिसका n छोटा होगा वो कम एनर्जी वाला होगा और जिसका n ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी वाला होगा। ये हमें याद रखना है, एग्जाम्पल देखेंगे पता लग जाएगा। देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड N+L रूल, इलेक्ट्रॉन विच हैव लोअर N+L वैल्यू हैव लोअर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब जिसकी हायर वैल्यू होगी N+L की वो हायर एनर्जी रखेगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑर्बिटल है हमारे पास 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इनके अगर हम बात करते हैं N+L वैल्यू के बारे में और इनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करने के बारे में, तो N+L वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू है 1 और L की वैल्यू है 0। s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, L की वैल्यू, d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है, पढ़ा है हमने। तो यहाँ N+L आया 1। यहाँ देखो 2s के लिए 2 + 0 आया 2, 2p के लिए 2 + L की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, तो 3। देखो कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। 3s 3 + 0 = 3। अब यहाँ पर देखो N+L की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर इक्वल हो गई। तो जिसके लिए n छोटा था वो हमने पहले रखा और जिसके लिए n बड़ा था वो हमने बाद में रखा। ये इसका कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, 3p के लिए देखो 3 + 1 टोटल वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 4, तो ये भी कंटिन्यू इंक्रीजिंग जा रहा है। 4 + 0 कितना आया 4, यहाँ पर भी N+L क्या आ रहा है इक्वल। तो इक्वल आने पर जो छोटा n था वो हमने पहले रखा और बड़ा n हमने बाद में रखा। 3d 3 + 2 = क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ से N+L की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हमें 4 ऑर्बिटल देगा और पूछेगा कि इनमें से मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, हम सिर्फ उनका N+L ऐड करके देख लेंगे, जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। नेक्स्ट सेकेंड रूल है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन रूल। अब पॉली एक्सक्लूजन रूल और हुंस रूल में से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का तरीका है जो कि हमें पहले से आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से फिल करते हैं हम जानते हैं, तो यहाँ पर मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। यहाँ पर इनके स्टेटमेंट क्या है उनके स्टेटमेंट बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन फिल करना सिखाता हूँ और हम आगे बढ़ लेंगे। अब देखो पॉली एक्सक्लूजन रूल ने क्या बोला था, जैसा हमने क्वांटम नंबर पढ़े हुए हैं
तो क्वांटम नंबर में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्वांटम नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उसके क्वांटम नंबर फिक्स कर देंगे ताकि अगर हम उन क्वांटम नंबर्स पर जाएं तो हमें सीधा वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो क्या हम एक ही एड्रेस दो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं? अगर एक ही एड्रेस अगर हमने दो इलेक्ट्रॉन को दिया तो फिर तो क्वांटम नंबर सेट देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, बस यही पॉली एक्सक्लूजन रूल है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेट का मतलब चारों के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब सभी जो इलेक्ट्रॉन है सभी के क्वांटम नंबर का सेट अलग अलग होगा। चारों क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो, नो टू और मोर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेट एक जैसे नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, इफ इट कैन आल्सो स्टेट्स दैट only two electron may exist in the same orbital and these electron must have opposite spin। कहने का मतलब यह है, जैसे अगर हम एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे मैं एस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए। मतलब इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो या तो प्लस, एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ ही होना चाहिए, तभी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ना, तभी इसका सेट चेंज हो पाएगा, क्वांटम नंबर का सेट। ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है पॉली एक्सक्लूजन रूल क्या है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेट किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकते। दूसरा, अगर हम एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उनके स्पिन हमेशा क्या होंगे, अपोजिट स्पिन होंगे। अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हुंड्स रूल है, ये इलेक्ट्रॉन को फिल करना सिखाता है। जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है, जैसे मैं डी ऑर्बिटल का एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पर 5 ब्लॉक बनाए हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से फिल किया जाएगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले इसका। दिस रूल स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल पी डी और एफ, पी डी और एफ के बारे में बात करते हैं क्योंकि एस ऑर्बिटल में सिंगल ही होता है हमारे पास ऑर्बिटल, does not take place until the all orbitals of subshell are singly filled। कहने का मतलब हम पहले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। मतलब जब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा उसी के बाद हम उसे डबल करेंगे, उसी के बाद हम उसे पेयर्ड करेंगे। Moreover, the single occupied orbitals must have electrons with parallel spin। सभी का स्पिन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल में टोटल डी सबशेल के अंदर टोटल कितना ऑर्बिटल है, 5। तो इसमें हमने मान लिया कि हम 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से फिल करते हैं और कौन सा तरीका सही है वो हम देखते हैं। मान लो मैं 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर देता हूं, पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तीसरा तरीका क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इनमें से देखो कौन सा राइट है। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल करके फिल करना है, जब सारे फिल हो जाएं उसी के बाद हमें पेयर्ड करना है। तो पहला वाला गलत हुआ क्योंकि पहले वाले में हमने किस तरीके से फिल किए थे, हमने 2 इसमें फिल किए, 2 इसमें फिल किए, 2 इसमें फिल किए, फिर एक इसमें फिल किए, गलत। दूसरा तरीका, हमने सिंगल सिंगल करके फिल किए थे, एक एक इलेक्ट्रॉन करके फिल किए थे, लेकिन पैरेलल मैंने रैंडमली रखा था। पैरेलल इसका जो स्पिन है वो हमने रैंडमली रखा था। पहले मैंने क्लॉकवाइज दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें जो स्पिन रखना है वो कैसे रखना है, वो इस तरीके से रखना है। पहले अगर मैं क्लॉकवाइज देता हूं तो ये सारे क्लॉकवाइज दिए थे मैंने, पहले ये वाला, उसके बाद फिर ये क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। उसके बाद जब ये पूरा फिल हुआ उसके बाद एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज हमने फिल किया। ठीक है, अगर एस ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो देखो किस तरीके से फिल करेंगे हम लोग। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे, सही तरीका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम स्पिन वाले, उसके बाद अपोजिट स्पिन वाले एक एक करके 1, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे पास इस तरीके से राइट तरीका होगा।